बैक टू माय चैनल। तो बेटा इससे पहले मैंने जितनी भी वीडियो अपलोड की हैं वो सब समास के जितने भी भेद थे मैं क्लियर कर चुकी हूँ। शुरू से बता देती हूँ, समास के 6 भेद थे जिसमें से मैंने तत्पुरुष समास क्लियर आपको कर दिया है, वीडियो अपलोड हो गई है। अब यही भाव समास की हो गई है। उसके बाद मैंने आपको एक वीडियो अभी थोड़े दिन पहले ही अपलोड की है, वो है द्वंद्व समास और द्विगु समास, कर्मधारय समास। अब बचा आपके सामने बहुव्रीहि समास, जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ बेटे। तो बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। देखिए, अगर हम बात करें दो पदों की, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहला जो पद होता है वो कहलाता है पूर्व पद, और जो दूसरा पद जो होता है वो कहलाता है आपका उत्तर पद। ठीक है। तो अब बहुव्रीहि समास में ना तो इस पद की बात होती है ना इस पद की बात होती है, बात किसी तीसरे ही पद की होती है। जैसे कि संकेत दिया जाता है, मान लीजिए अगर मैं एक एग्जांपल से समझते हैं, यहाँ पर है गजानन। देखिए, गजानन किसे कहते हैं, आप हम सबको पता है, गजानन कहते हैं श्री गणेश भगवान को। ठीक है। दशानन किसे कहते हैं, दशानन कहते हैं रावण को। दश है आनंद जिसके, गज है आनंद जिसका। गज कहते हैं हाथी, हाथी जैसा सिर किसका है, हाथी। गज का अर्थ है यहाँ पर हाथी। आनन यानी सिर, आनन का अर्थ होता है सिर। तो गज के समान आनन है जिसका, कौन हुए, गणेश भगवान। तो हमने इसे तो क्लियर कर दिया, यहाँ पे गज को बता दिया। ठीक है। पहला पद जो हो गया गज, हमने वो क्लियर कर दिया, आनन वो क्लियर कर दिया। लेकिन इन दोनों के अर्थ से कोई तीसरा ही अर्थ निकला, वो निकला गणेश। तो जब भी कोई दोनों पदों के बाद तीसरे अर्थ की ओर संकेत करता है वो कहलाता है बहुव्रीहि समास। ठीक है। अब जब हम इसका विच्छेद करते हैं बेटे, विग्रह करते हैं, तो विग्रह कैसे करेंगे, ये करते हैं है जिसका और अर्थात। ये तो तीनों शब्द जरूर आते हैं, है जिसका और अर्थात। अब जैसे दशानन, 10 है सिर जिसके, अर्थात रावण। 10 सिर वाला कौन था, रावण। ठीक है। तीसरी और इशारा हो गया। चतुर्भुज, अब आप ये कहेंगे मैम ये जो चतुर्भुज है इसको क्लियर कर दीजिए, क्योंकि इसमें चतुर यानी कि 4 संख्या नजर आ रही है। हाँ बेटे, बिल्कुल सही। देखिए, चतुर्भुज को हम दो तरह से क्लियर कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वाली इसमें दिखा देती हूँ आपको। यहाँ देखिए, मैंने यहाँ लिखा चतुर्भुज। तो ये है तो एक ही शब्द, लेकिन इसे हम दो समास में कैसे डिवाइड करेंगे इस पर डिपेंड करता है विग्रह पर। अगर मैं इसको लिखती हूं 4 भुजाओं का समूह, ठीक है, तो ये हो जाएगा द्विगु समास। तो ये क्या हो जाएगा, द्विगु समास। जब मैंने इसकी 4 भुजाओं का समूह ऐसे करके विग्रह किया तो ये तो बन गया द्विगु समास। और अगर मैं कहूं 4 हैं भुजाएं जिसकी, 4 भुजाएं वाले भगवान कौन होते हैं, अर्थात विष्णु। ठीक है, विष्णु भगवान की 4 भुजाएं। ठीक है, समझ आ गई बेटे। तो अब ऐसे समझ आता है कि ये जो है ये है बहुव्रीहि समास और ये है द्विगु समास। तो कैसे पता चलेगा, इसके विग्रह पर। तो एक ही शब्द में कई बार दो दो समास छिपे रहते हैं, लेकिन डिपेंड करता है उसके विग्रह पर। तो याद रखिएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार शुरू से मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको सब समझा देती हूँ कि हमने कैसे शुरू किया था। देखिए, समास का अर्थ मैंने आपको कैसे बताया था। समास का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ लेकर चले, छोटा करना यानी संक्षिप्तीकरण। 2 या 2 से अधिक शब्द जब मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। अगर देख लें कि 2 पद हैं, पहले पद को कहते हैं पूर्व पद, दूसरे को उत्तर पद। मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ राजा और महल, ये दोनों पद हो गए, दोनों को मिलाया बन गया समस्त पद। दोनों को मिलाकर क्या बन गया, समस्त पद यानी कि राजमहल। तो ये समस्त पद बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, समास कहलाती है।
ठीक है। और राजा का महल, ये मैंने इसको विग्रह करके लिखा, तोड़कर। जब तोड़ा जाता है बीच में, ये आपका दिख जाता है कारक चिन्ह, तो ये बन जाता है तत्पुरुष समास। ठीक है, तो ये समास विग्रह कहलाता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था के समास के कितने भेद होते हैं, तो हमने शुरू से देख लिया था, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। ये क्लियर हो गए थे। तत्पुरुष समास में मैंने उत्तर पद प्रधान बताया था, यानी कि सेकंड वाला प्रधान है। ठीक है, अब राजकुमार का मैंने आपको करके बताया था। ठीक है, राजा का कुमार। ठीक है, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, गौशाला, गौ के लिए शाला बनाई जाती है, तो के लिए अगर आ जाता है तो ये भी क्या है, संप्रदान। के लिए किस में आता है, संप्रदान, तत्पुरुष। मैंने आपको बताया था अच्छी तरह से, याद होगा आपको, कि इसमें 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। इसमें पहला कर्ता नहीं होता है और संबोधन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट को देख लेते हैं। अब यही भाव समास पढ़ा था, जिसमें मैंने पहले वाला पद को प्रधान बताया था, यानी कि पूर्व पद। पूर्व पद कौन सा, पहला पद। ठीक है, पहला पद पूर्व पद। अब यही होता है, यानी कि प्रधान होता है। ठीक है, यथाशक्ति आता है, तो यथा के साथ मैंने बताया था, यथा को अगर हम मान लें, देखो बेटे, यथा जो है इसका अर्थ यहां पर के अनुसार से लिया जाता है, के अनुसार, के अनुसार। ठीक है, यहां पर था शक्ति, तो हम क्या करेंगे, पहला पद प्रधान है तो पहले को अनुसार की तरह लेकर शक्ति से आंसर शुरू करेंगे। अगर मैं शक्ति से आंसर करूं तो आएगा शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति का विग्रह क्या होगा, शक्ति के अनुसार। जहां पर आपको 2 शब्द बिल्कुल एक से नजर आते हैं, रात और रात, ओ की मात्रा और डॉट के साथ, बात बात, हाथ हाथ, ये भी यही भाव की पहचान है। और दूसरी, इसमें जो पहला पद है वो उपसर्ग होता है। क्या होता है, उपसर्ग होता है, और साथ में इसके मूल शब्द लगा रहता है, मैंने समझाया था। नेक्स्ट को देखते हैं। कर्मधारय में मैंने बताया था एक पद विशेषण होता है और दूसरा इसमें उपमा दी जाती है। ठीक है, चंद्र को मुख की उपमा दी गई और कमल को नीला बताया गया, तो ये तो उसकी विशेषता हो गई। और मुख को चंद्र की उपमा दी जा रही है, तो ये क्या हो गया बेटे, ये हो गया आपका उपमेय उपमान। दोनों ही कंडीशन में समास कौन सा होता है, कर्मधारय होता है। नेक्स्ट में देख लेते हैं। द्विगु समास में मैंने आपको बताया था पहला पद जो है उसका संख्यावाची होता है। ठीक है, इस समूह और समाहार करके हम इसको बोध करते हैं विग्रह करते समय। सप्ताह में 7 आ गया, त्री में 3 आ गया, चौमासा में 4 आ गया। संख्याओं के हिसाब से हम देखते हैं कि यहाँ पर द्विगु समास है। और अभी जस्ट हम विपरीत की तरफ चलते हैं कि द्वंद्व समास में दोनों पद एक दूसरे के विपरीत होते हैं, और इसका विग्रह जब करते हैं तो इसमें या तो और आता है या आता है। माता पिता, ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में भी विपरीत हो सकते हैं, और ये आपस में जैसे छोटा बड़ा, लाभ हानि, ऐसे भी हो सकते हैं। कई बार शब्द आपको मिले हुए दिखेंगे, लाभ का मतलब लाभ होता है और अ को इसको मान लेते हैं अ, और लाभ, अलाभ का मतलब हानि होता है। जैसे अगर मैं यहां पर लिखूं शुभ, शुभा, शुभ, तो देखिए बेटे बहुत आसान है। शुभ को ले लेते हैं, शुभ कहते हैं बहुत ही अच्छा काम, और आ यहां से ले लेते हैं, आ मान लिया, आ की मात्रा को आ माना, और अशुभ यानी कि बुरा काम। अच्छा और बुरा ये दोनों विपरीत हो गए, तो ये कौन सा आपका समास हो गया, ये द्वंद्व समास हो गया। याद रखिएगा, एक साथ भी दे देते हैं, अलग अलग भी दे देते हैं, आपको सिर्फ पहचानना है कि दोनों पद एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए। और जस्ट अभी हमने पढ़ा बहुव्रीहि समास, जिसको मैंने क्लियर कर दिया है कि तीसरे पद की ही ओर संकेत होता है, ना तो पहले पद से कुछ लेना है ना दूसरे से लेना है, दोनों के अर्थ समझकर तीसरे पद की ओर इशारा करना है, वो होता है बहुव्रीहि समास। आई होप बेटे आपको ये सब अच्छे से बहुत समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और विग्रह डिपेंड करता है, शब्द के विग्रह पर डिपेंड करता है समास का नाम। जैसे विग्रह करेंगे वैसे ही समास यहाँ पर दिखाई देगा। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी बेटे। नहीं भी आई है तो कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको आंसर जरूर दूंगी। तो चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।